नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक आपने पढ़ा, यहाँ बहुत महंगी पेंटिंग थी। इसमें बहुत सारी बटरफ्लाई बनी थी जो बहुत कलरफुल और खूबसूरत थी। इसका नाम द लाइफ ऑफ कलर्स था क्योंकि इस पेंटिंग में जिन कलर्स का यूज़ किया गया था वह बहुत ज़्यादा यूनिक और चीयरफुल थे। अब आगे आज से 1 साल पहले यह पेंटिंग मैं अपने डैड को देकर उन्हें खुश करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे यह पेंटिंग छीन ली, जिस वजह से डैड ने मुझे पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। फ्लैशबैक 1 साल पहले अमेरिका में चल रहे एक पेंटिंग ऑप्शन में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी बैठे हुए थे, जिनमें से आदित्य और शौर्य भी थे। सब लोग पेंटिंग की बोली लगा रहे थे और तब तक उसकी कीमत 18 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तभी आदित्य बोलता है 25 करोड़। यह सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यह कीमत बहुत ज़्यादा थी। वहीं शौर्य गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है 30 करोड़। आदित्य उसकी तरफ देखकर एक क्रिपी स्माइल कर देता है और बोलता है 40 करोड़। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन वह लोग आदित्य और खन्ना की दुश्मनी के बारे में जानते थे। शौर्य को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उससे हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वह बोलता है 75 करोड़। आदित्य कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसके पास बैठा नील उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर पहले तो आदित्य को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ सोचकर वह शैतानी स्माइल करने लगता है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि ये पेंटिंग मिस्टर खन्ना जीत चुके हैं। यह सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि आदित्य ने आगे बोली क्यों नहीं लगाई। शौर्य जीत से भरी मुस्कान के साथ आदित्य को देखता है तो आदित्य उसे देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर शौर्य को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके पेंटिंग के पास चला जाता है। शौर्य वह पेंटिंग लेकर अपने डैड के ऑफिस जाना चाहता था। वह बहुत खुश था कि आज फाइनली उसके डैड उसकी तारीफ करेंगे कि वह आदित्य से जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे आदित्य की अजीब सी स्माइल याद आ रही थी क्योंकि वह जानता था कि आदित्य इतनी आसानी से हार नहीं मानता। 2 दिन बाद इंडिया। शौर्य अमेरिका से वापस इंडिया आ चुका था। वह आते ही सबसे पहले अपने डैड के ऑफिस जाता है। वह उनके ऑफिस में जाकर तुरंत उन्हें गले लगा लेता है और बोलता है, डैड, आज फाइनली मैंने आदित्य को किसी चीज़ में हरा दिया। मैंने यह पेंटिंग ऑप्शन उससे जीत लिया और यहाँ रहा आपका गिफ्ट। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है और बॉडीगार्ड्स पेंटिंग लेकर अंदर आते हैं। शौर्य इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था, जिस वजह से उसकी नज़र पीछे सोफे पर बैठे 2 शख्स पर नहीं पड़ती जो उसे देखकर शैतानी स्माइल कर रहे थे। तभी शौर्य के डैड उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिससे शौर्य जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर खन्ना बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने को कहते हैं। वह सभी वहां से चले जाते हैं। शौर्य अभी तक सदमे में था कि उसके डैड ने उसे थप्पड़ क्यों मारा कि तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे आदित्य और नील पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकलो। उसकी बात सुनकर मिस्टर खन्ना उसे एक और थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, चुप नालायक, पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो तुम्हारे जैसा बेटा मुझे मिला। उसके बाद वह आदित्य की तरफ देखकर प्यार से बोलते हैं, सॉरी मिस्टर मेहरा। शौर्य अपने डैड से बोलता है, आप इसे सॉरी क्यों बोल रहे हो और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मिस्टर खन्ना उस पर चिल्लाते हुए, तुम्हारी जैसी हरकत है उसके बाद तो मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए। आदित्य बोलता है, आप अपना फैमिली मैटर बाद में सुलझाइएगा, पहले आप मुझे यह बताइए
कि आप अपने बेटे की गलती की भरपाई कैसे करेंगे। शौर्य, कौन सी गलती? अब मैंने क्या किया? नील, वो मैं बताता हूँ मिस्टर शौर्य खन्ना। नील अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करके शौर्य को दिखाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नील, आपने हमारी कंपनी में कुछ जासूस भेजे और हमारे सीक्रेट चोरी करने की कोशिश की, और ऐसे ही आपने बहुत सारी और भी कई छोटी कंपनियों के साथ किया, जिस वजह से आपने कई डील्स भी हासिल की। सोचिए मिस्टर खन्ना, अगर यह बात मीडिया को पता चल गई तो आपकी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी मार्केट में। शौर्य, यह सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नील, तो फिर ठीक है, मैं आपके उन जासूसों को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, फिर सबको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मिस्टर खन्ना हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ मिस्टर मेहरा, इस बार मेरे बेवकूफ़ बेटे को माफ़ कर दीजिए। अगर आपने यह किया तो मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता था कि इस बेवकूफ़ ने ऐसा कुछ किया है। उनकी बात सुनकर शौर्य हैरानी से अपने डेड को देखने लगता है, क्योंकि यह सब उनका ही किया धरा था। आदित्य, पर आपकी मदद करने के बदले मुझे क्या मिलेगा मिस्टर खन्ना? इसके बदले में आपको जो चाहिए वहाँ मैं दूंगा। कुछ ज़्यादा नहीं, बस यह पेंटिंग मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, तो क्या आप इसे, इसके आगे की बात वह अधूरी छोड़ देता है। मिस्टर खन्ना तुरंत वह पेंटिंग उठाकर उसे देते हुए कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, आज से यह पेंटिंग आपकी हुई। शौर्य बस गुस्से से और नफरत से उसे आदित्य को देखे जा रहा था। आदित्य उसे देखकर मुस्कुरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मिस्टर खन्ना शौर्य पर अपनी भड़ास निकालने लगते हैं और उसे 1 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं। फ्लैशबैक एंड। शौर्य अभी बीती बातों के बारे में ही सोच रहा था कि तभी आदित्य केबिन में आ जाता है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, उम्मीद है मैंने आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया होगा मिस्टर खन्ना। शौर्य, वक्त और ज़िंदगी बर्बाद करना तो आपका पुराना शौक है मिस्टर आदित्य, लेकिन इस बार इसका शिकार आप बनेंगे। आदित्य कृपी स्माइल करते हुए, वह तो वक्त ही बताएगा कि कौन शिकार बनता है और कौन शिकारी। अब आप यह बताएंगे कि आपने यहाँ आने का कैसे कष्ट किया। शौर्य, बस ऐसे ही मन किया कि तुमसे मुलाकात कर लूँ, तो कैसे हैं आप? आदित्य, क्यों यह बात तुम्हें उस लड़की ने नहीं बताई जिसकी बाहों में तुम कल रात गुजार रहे थे? उसकी बात सुनकर शौर्य हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि आदित्य उसके और काया के बारे में जानता होगा। आदित्य बोलता है, इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़रों से कोई भी नहीं बच सकता। जो खेल तुम खेलना चाहते हो, मैं उसका बहुत पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। शौर्य गुस्से से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस बार तो बाजी मैं ही जीतूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे 1 साल के लिए अपने बिजनेस से बाहर कर दिया। मैं इन सब का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज़ छीन लूँगा जो तुम्हारे पास है, तुम बस देखते जाओ। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। आदित्य बस शैतानी मुस्कान लिए उसे जाता हुआ देखता रहता है। अब आगे शौर्य गुस्से से आदित्य के केबिन से बाहर निकल जाता है। वो लिफ्ट में जाकर ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस करता है। इससे पहले लिफ्ट बंद होती एक लड़की लिफ्ट में एंटर होती है। उस लड़की का पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। वहीं उस लड़की को देखकर शौर्य का पूरा गुस्सा हवा हो जाता है। शौर्य मन में, हु इज शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड हॉट। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि निकिता ही होगी। शौर्य एक टक उसे घूरने लगता है। वहीं निकिता, जो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, उसे किसी की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस होती है। वह मुड़कर देखती है तो उसकी नज़र शौर्य पर जाती है।
वह शौर्य को देखकर ही पहचान गई थी, क्योंकि उसे भी आदित्य और शौर्य की दुश्मनी के बारे में पता था। निकिता मन में सोचती है, यह तो शौर्य खन्ना है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शौर्य और आदित्य तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो फिर शौर्य यहाँ पर क्यों आया है। वह उसे इग्नोर करके अपने फ़ोन में देखने लगती है। तब शौर्य उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के को इस तरह इग्नोर करो। उसकी बात सुनकर निकिता लिफ्ट में अपनी नज़र इधर उधर करने लगती है। शौर्य, प्रिंसेस तुम क्या देख रही हो। निकिता, अभी तुमने बोला कि यहाँ कोई हैंडसम लड़का है, मैं उसी को देख रही हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। यह सुनकर शौर्य का चेहरा काला हो जाता है। शौर्य मन में इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यह शौर्य खन्ना की इंसल्ट कर रही है। लेकिन कुछ भी कहो, लड़की तो इंटरेस्टिंग है। शौर्य, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो माय प्रिंसेस। निकिता और ख़तरनाक भी, इसीलिए अपनी यह घटिया शक्ल और घटिया बातें किसी और के साथ करना। और मैं किसी की प्रिंसेस नहीं हूँ, बल्कि अपने किंगडम की क्वीन हूँ। सो डोंट मेस विथ मी। तभी लिफ्ट ओपन होती है और निकिता बहुत ही एटीट्यूड से अपने बालों को पीछे झटकती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं शौर्य अपने सीने पर हाथ रख कर बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस किंगडम की क्वीन हो माय ब्यूटी, लेकिन अब से मेरे दिल पर तुम्हारा ही राज है और बहुत ही जल्द तुम मेरी बाहों के गिरफ्त में होंगी। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसे काया के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि काया उसके लिए बस एक टॉय थी जिसे वह अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता था। निकिता अपनी कंपनी से बाहर निकलती है तो कंपनी के बाहर उसे रोहित मिल जाता है, जो उससे मिलने आया था। वह आदित्य की वजह से रोहित को अंदर नहीं बुलाना चाहती थी। वह रोहित से कुछ बातें करने लगती है, इस बात से अनजान कि कोई उसे अपनी जलती हुई नज़रों से देख रहा है। कंपनी के टॉप फ्लोर पर विंडो के पास खड़ा आदित्य उन दोनों को अपनी जलती हुई नज़रों से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि निकिता रोहित से हंस कर बातें करे। वह गुस्से से विंडो पर एक पंच मारता है और बोलता है, मैंने इस लड़की को इतना सारा काम दिया, लेकिन फिर भी यह बाहर खड़ी होके लड़कों से बातचीत कर रही है। पता नहीं इसे क्या शौक है दूसरे मर्दों के इतने करीब जाने का। उसकी बात पीछे खड़े नील को पसंद नहीं आती। वह ना चाहते हुए भी बोलता है, सर आपको अपनी जेलसी को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मिस निकिता और रोहित के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वह बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। लेकिन आप अपने जलन की वजह से हमेशा मिस निकिता को हर्ट कर देते हैं, जिस वजह से वह आपसे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगती हैं। और वैसे भी यह उनकी लाइफ है, वह जिससे चाहें उससे बात कर सकती हैं, इससे आपको कोई। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि आदित्य उसे अपनी जलती हुई नज़रों से घूरने लगता है। उसे देखकर नील समझ जाता है कि उसने बॉस के अंदर के शैतान को जगा दिया है। वह जल्दी से अपना सर झुका लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी बॉस, मैं तो बस आपके भले के लिए ही बोल रहा था। आदित्य, मेरा भला और बुरा मैं सोच सकता हूँ। तुम्हें जिस काम के लिए रखा है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए। और लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो। एक काम करो, मेरे फ्लोर पर बने स्टोर रूम में जितने भी पुरानी फाइल हैं, वह सभी ले जाकर 30वीं फ्लोर के स्टोर रूम में रख दो। और यह काम तुम अकेले करोगे और इसके लिए तुम लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते। यह सुनकर तो बेचारे नील की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। वह चौंकते हुए बोलता है, बॉस प्लीज़
मुझे यहाँ पनिशमेंट मत दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज से मैं ज़्यादा तो क्या थोड़ा भी नहीं बोलूँगा। आदित्य, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं इस बार तुम्हें सीधा ग्राउंड फ्लोर पर भेजूंगा। इतना सुनकर नील बिना वक्त गवाए वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका जल्लाद बॉस ऐसा कर सकता है। उसके जाने के बाद आदित्य उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर के बाद जब निकिता अपने कैबिन में आती है तो आदित्य उसे अपने कैबिन में बुलाता है। निकिता जैसे ही आदित्य के कैबिन में एंटर करती है, आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें आदित्य और निकिता की रोमांटिक सीन्स होंगे। तो कहानी सुनना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।